तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर्यस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 16 मीन एंड मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये मेरे घर का एड्रेस नहीं है, ये आपके चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर आपके पास 16। तो चलिए यहाँ पे अपने को जो सबसे पहले पढ़ना है वो है आपके पास मीन के बारे में, और उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा आपके पास मीडियन के बारे में, और उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास 3 तरह के टॉपिक आएंगे, एक मीन का, एक मीडियन का और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो बहुत ही ज़्यादा आसान से टॉपिक्स हैं आपके पास ये चैप्टर, जो कह सकते हैं है ना, सारे चैप्टरों में से कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा ईजी वे, मतलब ईजी रहता है बाकी चैप्टरों के मुकाबले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अपना जो मीन होता है वो क्या होता है। देखिए, मीन का यूज आपने अपने डेली लाइफ में ना 100% कहीं ना कहीं जरूर किया होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्लास में ही यूज़ किया होगा। लाइक आपके बताए जाते हैं कि क्लास का एक एवरेज मार्क्स क्या है। तो एवरेज मार्क्स जो होता है वो दैट इज नथिंग बट मीन। ये जो मीन है ना, उसी को कहा जाता है एवरेज, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, है ना, क्योंकि मैथमेटिकली इसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन मतलब नॉर्मल मीन है, और वही आपके पास क्या है, आपके पास एवरेज है, और उसी को हिंदी में औसत के नाम से जाना जाता है ना। माध्य भी बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी की बात अभी छोड़ देते हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए कि औसत जो बोला जाता है ना, कि एवरेज जो है वो आपके पास क्या है, मीन की ही कहानी रहती है और कुछ और नहीं। तो बात आती है कि यार मीन अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। ये चीज़ समझ में आ गया कि मीन होता क्या है, कि एवरेज मार्क्स निकालते हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं उसके बारे में सबसे पहले बताते हैं। तो उसके पहले आपके पास कुछ अनग्रुप्ड डाटा गिवन रहेगा। अब ये अनग्रुप्ड डाटा क्या है, तो अनग्रुप्ड डाटा आपके पास कुछ भी इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स की बात कर लेते हैं। लेट्स से आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, है ना। ओके, अब 50 स्टूडेंट्स में से मार्क्स ले लेते हैं, आउट ऑफ कितने, 100 ले लेते हैं। 100 मार्क्स में से ले लेते हैं, किसी के 90 मार्क्स आए, किसी के 95 आए, किसी के 93 आए, किसी के 80 आए, किसी के 73 आए, और किसी के 99 आए, और किसी के 100 आए। तो एक हम यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और भी ले लेता हूँ ताकि डिवाइड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। किसी के 97 आ गए, किसी के 8 आ गए, और किसी के 79 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, है ना। तो देखिए हमने 10 वैल्यूज़ लिए, 10 स्टूडेंट्स का कंसिडर किया है ना, 50 स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का कंसिडर किया, समझिएगा, क्योंकि अभी 50 स्टूडेंट्स के डाटा लिखना शुरू करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपके पास सामने रखा है डाटा, वो क्या आपके पास एक अनग्रुप्ड डाटा है। क्या ये एक अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, एक एवरेज मार्क्स बताना है पूरी क्लास का, कि हाँ भाई 90 आ रहा है, 93 आ रहा है, इस टाइप से हम बताते हैं जनरली। से आपकी क्लास टीचर, उनको बताना है जाकर प्रिंसिपल को, है ना, या फिर डायरेक्टर या तो चेयरमैन की, नहीं सर हमारी क्लास की जो परफॉर्मेंस है, या फिर मैम वो क्या है, आपके पास एक एवरेज मार्क्स है, वो क्लास में वो 95 की है। तो वहाँ से समझ में आता है कि चलो भाई बच्चा जो ठीक कर रहा है। फिर वही एवरेज मार्क्स जब आ जाता है 70 पे, फिर लगता है नहीं बच्चा सही नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ सोचने की जरूरत पड़ती है। फिर कैटेगराइज करते हैं स्टूडेंट्स को कि कौन वीक स्टूडेंट है, किनको ज़्यादा समझ में आ रहा है, किनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, कौन मॉडरेट समझ में आ रहा है उनको, है ना। उसी अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करके फिर उनकी एक इंडिविजुअल क्लास लिया जाता है, समझ में आ रही है। तो वो तो बात अलग की है, बट फिलहाल मैंने आपके लिए क्या बोला है, 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप ले लिया है, ठीक है। क्लास का सिर्फ 10 अलर्ट कर रहा हूँ, 50 नहीं, सिर्फ 10 ले रहा हूँ, और 10 के मैंने आपको मार्क्स लिख दिया आउट ऑफ 100। ये कितना आपके पास, आउट ऑफ 100। तो मैं चाहता हूँ कि उस 10 स्टूडेंट का एक एवरेज मार्क्स बता दूँ। तो देन यू हैव टू फाइंड मीन और नथिंग, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मीन निकालना है। तो मीन का जो फॉर्मूला है आपके पास वो बता देता हूँ यहाँ पे सिंपली। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इस चीज को समझते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख क्या दिया है। तो यहाँ पे होता है जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, मतलब जो अनग्रुप डाटा रहेंगे ना, तो एक जो डाटा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक ऑब्जर्वेशन कहेंगे। कि
वन स्टूडेंट का मार्क्स क्या है 79। सो दिस इज वन ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, इस तरह से आपके पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 10 ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सो मीन को हम x के ऊपर बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं x के ऊपर बार से भी। चलिए अब ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना उसको मैं अगर x बोलने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ रही ना, तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, ये x5 हो जाएगा, x6 हो जाएगा, x7 हो जाएगा, x8 आ जाएगा, x9 आ जाएगा और ये x10 आ जाएगा। तो मैं इसी को ही कुछ मैथमेटिकली कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3, समझिएगा, बिकॉज वी हैव सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस एंड x10। अब समझिएगा यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने थे 10। तो मैंने 10 के 10 को क्या कर दिया, सम कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास नीचे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, ऑफ कोर्स 10 है। तो नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 लिखना है, बट फिलहाल मैं उसको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज योर मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर मीन। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट के फॉर्म में बता दिया, ये आपको उस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया मीन के फॉर्मूले को। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो इनके वैल्यूज पुट करेंगे। ऑफ कोर्स अगर मैं इसके जगह वैल्यूज पुट करता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन के x1 दैट इज 79 प्लस का 88 प्लस का 97 प्लस का 100 प्लस का 90 प्लस का 95 प्लस का 93 प्लस का 80 प्लस का 73 और प्लस का 99 और डिवाइडेड में मैं n के प्लेस पे क्या आपके पास 10। बताइए हाँ या नहीं। अब मीन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं कहीं ना इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ फटाफट, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा 79 88 79 प्लस में 88 प्लस में 97 प्लस में 100 फिर प्लस में 90 फिर प्लस में 95 फिर प्लस में 93 फिर प्लस में 80 73 99 80 प्लस 73 प्लस 99 और ये आ गया आपके पास 894। कितना आ गया आपके पास 894 और डिवाइडेड में कितना है 10। जब इसे डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा तो 89.4 आ जाएगा। तो 89.4 जो वो एक आपके पास एवरेज मार्क्स निकल कर आया है इस 10 स्टूडेंट्स का। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो कुछ इस तरह से आप आगे चल के मीन कैलकुलेट करेंगे। ये जो चीज़ अभी मैंने आपको बताया है मीन निकालने का, वो आपने 6th क्लास में 7th क्लास में 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और 9th क्लास में भी पढ़ रहे हो, बट यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कम चांसेस है कि आपके एग्जाम में आएंगे। अब बात आती है मीन के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस कंसेप्ट पे भी तो ऑफकोर्स चांस मैंने बोल दिया कि कम है, नहीं आएंगे। तो चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, उसके बाद बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो मीन की रिप्रेजेंटेशन है ना कुछ इस तरह से एक्स के ऊपर बार, अगर मान लिया कि आपके पास 10 स्टूडेंट्स की जगह अगेन 50 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल मैं ले लेता, तो उस केस में क्या होता, मुझे यहाँ पे x1 से लेकर x50 तक लिखना पड़ता। बोलिए हाँ या नहीं। कहाँ तक लिखना पड़ता है, 50 तक लिखना पड़ता। तो क्या ऐसा करना सही रहेगा भाई, बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा, हमारा स्पेस ले लेगा, है ना, पेन खर्च हो जाएंगे, कॉपियाँ भर जाएंगी भाई। तो फिर इससे हम छुटकारा पाने के लिए इसका एक शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है। देखिए सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने एक तरीके से x से रिप्रेजेंट किया और x के ऊपर बार से मीन को रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो x से अगर रिप्रेजेंट किया है तो ये कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, कितने वैल्यूज तक जा रहा है वो नहीं पता, और सबको हमने क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है। क्या कर रखा है हमने, प्लस कर रखा है। अब देखिए प्लस का क्या मतलब होता है वो चीज बता देता हूँ। एक सिंबल हम यूज करते हैं इस टाइप से जिसको कहा जाता है सिग्मा। क्या कहा जाता है, सिग्मा। एंड दिस सिग्मा बोले तो इस सिंबल का हम यूज करते हैं समेशन के लिए। समेशन करने के लिए मतलब जोड़ने के लिए और कुछ नहीं, एडिशन करने के लिए। लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास 10 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। इनको मैंने प्लस में लिखा है, समझ में आ रही है। तो ऐसा ना लिखकर मैं समिशन लगा दूंगा कुछ इस टाइप से, ऐसे लिखूंगा समिशन। अच्छा सबमिशन किसका कर रहे हैं, तो सारे x वाले वैल्यूज को कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस को कर रहे हैं। और वहां पे कंडीशन हम लगाएंगे, इसमें लिख देंगे i। क्या लिखेंगे हम, i लिखेंगे। और ये जो i रहेगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा 1 को 2 को 3 को 4 को, इस तरीके से। अब बात आती है i क्या
कहां तक रिप्रेजेंट करेगा वो हमें कैसे पता चलेगा, क्या पता 100 तक ले जाए वो, है ना। आई मैंने बोल दिया कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कहां तक को रिप्रेजेंट करेगा तो उसकी लिमिट हमें लगानी पड़ेगी। अब कैसे लगाएंगे, देखिए यहां पे आपको लगा देना i इज इक्वल टू 1। आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, 1 से, और i की वैल्यू कहां तक लेकर जानी है, इक्वल टू में 10। नीचे जहां से शुरू करेंगे और ऊपर जहां पे आपको एंड करना है, 1 to लेकर 1 to 10, इस तरीके से आपको लगा देना है। अब इसका मतलब एक्चुअल में क्या है पता है, आप इसका मतलब है आप x यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, समेशन का मतलब प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, x2 हो गया, फिर प्लस लिखेंगे, फिर x3 लिखेंगे प्लस, ऐसे करते करते 10 तक। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ को मैंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, मुझे इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब अरे नीचे n तो रह गया, तो आप उसको 1/n करके लिख सकते हैं ऐसे, मतलब n नीचे रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या फिर इसको अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। तो पूरे के नीचे n लगा लीजिए भैया, ऊपर जो है वो है, ऊपर वाले को हमने जोड़ ही रखा है, नीचे वाले n तो लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये कहीं लंबा चौड़ा भी नहीं है, सिंपल सा है। समझ में आ रही है बात। और ये आ गया आपके पास मीन का एक शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो चीज़ अभी तक मैंने आपको समझाया है पूरे 10 मिनट लगाकर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या थे, छोटी चीज़। इसके बेस्ड पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास नहीं आते हैं, जो आते हैं वो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। समझ में आ रही बात, जो आते हैं वो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इनको एक बार फटाफट क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम मीन को निकालने के लिए, मीन निकालेंगे हम हमारे पास, ठीक है ना। बस चीज़ों को बहुत ही प्यार से आसान तरीक़ों से समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, है ना। हंसते खेलते हो जाएंगे जितने भी डेटा गिवन होंगे आपके पास। अभी यहाँ पे आपके पास मीन निकालने के 3 मेथड बताने वाला हूँ मैं। कितने मेथड बताने वाला हूँ मैं, 3। मीन निकालने का आपके पास 3 मेथड बताने वाला हूँ। ये क्या हो गया, इसको मिटा दिया जाए, फिर से वापस में लिख दिया जाए। चलो भाई, तो मीन का जो पहला मेथड रहेगा उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं उसको हम, डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड रहेगा उसे हम कहेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या कहेंगे हम उसको, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। चलिए, और तीसरा जो रहेगा उसके हम कहेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास 3 मेथड के नाम की। अब मैं इसी के साथ बता देता हूं आप लोगों की फॉर्मूला क्या है। तो आपको बता दिया कि मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x के ऊपर बार से, x के ऊपर बार से। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा f के i है, और x के साथ भी i है, और डिवाइडेड बाय में सिग्मा f के साथ i है। अब आपको मैंने सिग्मा का मतलब तो बता ही दिया, बाकी इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है अभी हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देंगे। दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला भैया, तो इसमें आ जाता है एक ए, कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए भी यूज कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। बीच में प्लस, बहुत सारे बुक्स में आपके पास स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद आ जाता है इसमें सिग्मा एफ आई के साथ आता है इसमें डी आई, और डिवाइडेड बाय में आता है आपके पास सिग्मा एफ आई। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए, ये हो गया आपके पास अज्यूम्ड मीन मेथड। एक और आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड, और वो आपके पास x के ऊपर बार a प्लस में सिग्मा एफ आई, आपके पास डी आई के जगह पे यू आई है। क्या है, यू आई है, और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई, और मल्टीप्लाइड बाय अब की बार ये h है। अब इसमें कौन सा टर्म क्या है उसके बारे में आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बस इतना समझना है कि मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, उनके नाम कुछ इस तरह हैं और उनके फॉर्मूले कुछ इस तरह हैं। इनको बस चुपचाप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करके लिख दीजिए, टेंशन नहीं लेना, सिर्फ नोट डाउन करके लिख दीजिए। और अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस करके समझाते हैं आपको कि कैसे और कब क्या गिवन होंगे, कि कब कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। वैसे तो मीन निकालने के आपके पास 3 मेथड है, तीनों में से कोई सा भी लगाइएगा आंसर बिल्कुल तीनों से सेम आएंगे। जी हाँ, तीनों से आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ रही है, कोई नहीं रोक सकता, तीनों से आंसर सेम आएंगे। तो मर्जी आपकी होगी कि आप कौन सा लगाते हैं। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन है कि यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसा क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। आप वहाँ पे डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का नहीं लगा सकते। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए,
तो ये आपको मैंने 3 फार्मूले बताए हैं अभी। अब इन 3 फार्मूले पे थोड़ा सा हम काम करते हैं और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ पे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के पास। चलिए अभी तक आपको मैंने 4 कंसेप्ट बताए हैं और वो भी उनके बेस पे अभी क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, है ना, पहले वाले के बेस पे क्वेश्चंस करवाए सिर्फ। मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ सॉल्व्ड एग्जाम्पल पे, जहां पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही एक्चुअल में आपको मेन के जो फॉर्मूले होंगे उनको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 के पास लेकर चलता हूं। इसमें कहा जाता है आपके पास द हाइट ऑफ 6 बॉयज ऑफ ए ग्रुप। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 है। पहले तो जो सबसे पहले बताया ना सिंपल वाला मीन, तो वहां से एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट मेथड वाली चीजें आएंगी। तो ये सॉल्व्ड एग्जांपल भी साथ साथ में करवा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ रही है बात। तो इसमें कहा जाता है फाइंड द हाइट्स ऑफ द 6 बॉयज इन अ ग्रुप आर 142 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। 6 बॉयज के हो गए, ठीक है। अब हमसे कहता है कि फाइंड द मीन हाइट पर बॉय, कि एक बॉय का जो मीन हाइट, जो एवरेज हाइट होगा पांचों का, वो क्या होगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि एवरेज को कैसे निकाला जाएगा। तो सेम यहाँ पे एवरेज की कहानी है और है ही क्या, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 140। इनको क्या करना है, मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड कर देना है ऑफकोर्स, है ना। पहले फॉर्मूला लिखना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 142। उसके बाद ऐड कर देना है इस तरह से, है ना, 145 प्लस का 151 और प्लस का 150 और डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे आपके पास, 6, तो 6 से डिवाइड कर देना है। और वैसे भी यहाँ पे आप काउंट कर लेंगे तो आपको डेटा पता चल जाएगा कि कितना है। चलिए मैं इन सबको क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। 142 प्लस 154 प्लस 146 प्लस 145 प्लस 151 प्लस 150 और मेरे पास आ गया 888। समझ में आ रही है बात, मेरे पास आ चुका है 888 और डिवाइडेड बाय में क्या कर दूंगा मैं 6। तो जैसे मैं इसको डिवाइडेड बाय में 6 करता हूँ मेरे पास आ जाता है 148 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लेते हैं और आंसर कंप्लीटली करेक्ट है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती आंसर की। छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं आपके पास, समझ आ रही है ना बात, ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इनमें तो कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास सिंपली फर्स्ट का। अब चलते हैं हम सेकंड वाले के पास, ठीक है ना। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या है हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, तो वो कहता है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपको मीन निकालना है ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब 7 के मल्टीपल होने चाहिए और वो फर्स्ट 5 होने चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के 5 होने चाहिए। तो 7 का मल्टीपल मतलब 7 का टेबल पढ़ते जाइए और कुछ नहीं, ठीक है। जो 7 के टेबल में आता हो तो खुद वो 7 आ जाएगा, स्टार्टिंग से बोला फर्स्ट 5 बोला है। फिर क्या आ जाएगा, 7 दूना 14 आ जाएगा, 7 21, 7 चौके 28 और 7 पचे 35। यही वो 5 होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग के होंगे। अब इनका हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, है ना। तो मीन आ जाएगा आपके पास और डिवाइड कर दूंगा कितने से, 5 से। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए तो कर देते हैं फटाफट ऐड। तो यहाँ से आ जाएगा 14 7 21 21 42 42 और 28 50 70 105 105 और 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, सॉरी 5 दूनी 10 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 105 वैसे ये जुड़ गए, है ना, 21 आ गया। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर 21 बिल्कुल सही। तो ये किस में थे, कुछ यूनिट्स गिवन थे क्या, कुछ इनके तो नंबर्स थे सिंपली, तो 21 आ जाएंगे इनके एवरेज। हो गया क्वेश्चन ये सेकंड वाला, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के पास। तो तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। इसमें कहता है इफ द मीन ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बताते हैं आपके पास कुछ डेटा गिवन है जिसमें कहा जाता है 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, x है, 21 है। और इन सारे ही डेटा का आपके पास जो मीन है वो आपके पास 21 नहीं 13 है। कितना आपके पास, 13 है। चलिए देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। बड़ा ही सिंपल सा है, समझिएगा। आपको अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये आपके पास डेटा है और आपको मीन नहीं पता, और आप क्या कीजिए, मीन निकाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू सबको ऐड करेंगे, 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस x प्लस 21, और आप इसको डिवाइड कर देंगे जितने डेटा होंगे 1 2 3 4 5 6 6 से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह, 9 7 16 16 16 16 और 11 कितना होगा, 26
26 और 13 29 10 39 39 1 40 20 60 60 और प्लस का x और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा 6। आपने क्या कर दिया, मीन निकाल दिया। अब क्योंकि हमें जो मीन निकला है x को मैंने ऐसे छोड़ दिया, बाकी सारे नंबर को जोड़ दिया। समझ में आ रही बात। मान लीजिए अगर x की वैल्यू 10 होता तो ये कितना ऐड हो कर आ जाता, 70 हो जाता। समझ में आ रही बात। उसके बाद इसी इसके डिवाइड करता तो हमें मीन मिल जाता, बट हमें मीन नहीं पता। इस केस में मीन बेसिकली दे रखा है बट हमें x की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको उधर मीन गिवन है, अच्छे से देखिए मीन कितना आपके पास 13 है। तो इसके जगह आप 13 रखते हैं, इसके नीचे 1 ले लीजिए और इज इक्वल टू 60 प्लस x डिवाइडेड बाय 6। जब भी इक्वल टू होता है आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 60 प्लस का x ऑफ कोर्स और इस इक्वल टू, अब इससे इसको करेंगे 13 6 78 है ना, 13 6 जा 78। अब x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 78 उधर और ये 60 उधर माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास 18, खत्म बात। और यही आपके पास x की वैल्यू, खत्म बात। मतलब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, एक तो डायरेक्टली आपके पास गिवन होते हैं कि आप मुझे मीन निकाल कर बताइए कि कितना आएगा, और दूसरा क्वेश्चन आता है कोई वैल्यू गायब कर देंगे बीच में से, कोई एक ऑब्जर्वेशन गायब कर देगा और मीन दे देगा उस केस में। अब उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बताइए। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 कैसे आया, 17 आ रहा है, मतलब कुछ गलत करा क्या मैंने, जस्ट लेट मी चेक। ये 60 नहीं आ रहा है, ऐड करके 61 आ रहा है इनका, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 7 16 11 26 और 13, 26 13 39, मेरा तो 60 ही आ रहा है ऐड करके। एक बार फिर से मैं कैलकुलेटर से ऐड कर लेता हूँ। 9 7 16 प्लस 11 कितना होता है, 16 प्लस 11 27 होता है। यार मेरी मिस्टेक। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 61, ये आ जाएगा 61, ये आ जाएगा आपके पास 61, ये उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा 61, तो बचेगा आपके पास 17। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे अच्छी पकड़ रखिएगा तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपके पास अप टू क्वेश्चन नंबर 3। एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का फिर से है आपके पास, जो कि इसी बेसिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो एक बार उसको और करवा देता हूँ, फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ मीन, मीडियन और मोड पे, सॉरी मीन के तीनों मेथड पे, डायरेक्ट मेथड पे, उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड पे, और फिर लेकर चलूंगा मैं आप लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड पे। समझ में आ रही है बात। चलिए तो कहता है इफ द मीन फॉर द ऑब्जर्वेशंस। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह से हैं। एग्जांपल नंबर 4 है आपके पास, एक x है, दूसरा x प्लस 2 है, फिर x प्लस 4 है, फिर x प्लस 6 है और फिर x प्लस 8 है। और इन पूरे ही डेटा का आपके पास जो मीन है वो आपके पास 11 है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन हमें क्या करना है, हम समझेंगे कि हमें मीन नहीं पता और हम सिंपली मीन का कंसेप्ट लगाकर मीन फाइंड आउट कर लेंगे और जो निकलेगा मीन वो इसके इक्वल रख देंगे क्योंकि हमें मीन पता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए तो x के ऊपर बार इज इक्वल टू मीन निकालेंगे तो x प्लस में, फिर x प्लस 2, फिर प्लस में x प्लस का 4, फिर प्लस में x प्लस का 6, प्लस में फिर x प्लस का 8 और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके पास कितना 2। समझ में आ रही है बात इतनी, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। ये आ जाएगा x के ऊपर बार इज इक्वल टू x कितने x है, 5x है, 1 2 3 4 5, तो ऐड कर दीजिए 5x हो जाएगा, प्लस नंबर को जोड़िए 4 2 6 6 12 8 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए मीन आपको कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू मालूम है ना, तो इसके जगह पे 11 रख दीजिए, इसके नीचे 1 लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस का 20 इज इक्वल टू, इससे इसको करेंगे तो 2। समझ में आ रही है ना बात। चलिए आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया, 20 में से माइनस हो जाएगा, 22 में से माइनस हो जाएगा आपके पास 20, ये प्लस का था उधर चला गया माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगा, इधर बचेगा 2 और ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भेज दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 5। समझ में आ रही है ना बात। फिर से गलत, नीचे में 2 क्यों रखा मैंने, सॉरी नीचे आपने यहाँ पे मैंने गलत रख दिया 2। एक्चुअल में नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 थे है ना, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 5। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इससे इसको करेंगे यही आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 5 चला जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो 5 में से इसको आप माइनस करेंगे और 5 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा 15 नहीं 35 बचेगा। चलिए 35 और डिवाइडेड बाय में ये 5 आ जाएगा, तो कैंसिल करने के बाद कितना बचेगा 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास निकल कर 7। बताइए कितनी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक सिंपल है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक करा, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहीं पे किसी तरह की मिस्टेक करता हूँ तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है कि हाँ भाई यहाँ पे इस टाइप के मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो वहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहकर और क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। समझ में आती है ना बात।